इब्तिदा उस रहमानो रहीम के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी फेसबुक लाइव प्रोग्राम ग़िज़ा की बात और मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नाज। प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ कि आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, हस्ब रिवायत हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं उन तमाम बीमारियों के मुतालिक जो खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कोई ना कोई बीमारी लाहक है तो आप उस बीमारी का इलाज कैसे बिल-ग़िज़ा कर सकते हैं, कैसे ग़िज़ा का सही चुनाव करके आप उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद बात की जाए एक कुरानी वर्स की, फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इसी पर अगर हम मज़ीद बात करें तो कुदरत ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं और उसके अलावा जितनी भी बात की जाए नेमतों की, खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ, तो इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। और उन नेमतों में, उन खाने पीने की तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनका आप सही इस्तेमाल करके बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक गर्मियों में फलों और सब्जियों के इस्तेमाल की अफादियत के मौजू पर मबनी है और इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात सैयदा बिनिश बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं भी। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रोग्राम में बताई जाने वाली जितनी भी ग़िज़ाई हिदायत, मुफीद मशवरे, प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ आप तक महदूद न रहें बल्कि आपके अपनों और प्यारों तक भी पहुँच सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बार फिर मैं बताती चलूँ, गर्मियों में फलों और सब्जियों के इस्तेमाल की अफादियत पर। किस तरह आप सही फलों और सब्जियों का गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करके, अगर आपको कोई ना कोई मर्ज़ है या आपको कोई ना कोई जिस्मानी तौर पर मसला है तो उससे आप किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें अपना सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। माहिर ग़िज़ायात सैयदा बिनिश बुखारी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। बिनिश, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, रोज़मर्रा की जो खुराक है अभी हमारी, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है? हमारी रोज़मर्रा खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं, डाइटरी गाइडलाइंस जो हैं वो इस बात पर फोकस करती हैं हम लोग की पूरे दिन की जो रोज़मर्रा की खुराक होती है उसका आधा हिस्सा फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए और जो बाकी का आधा हिस्सा है वो बाकी तमाम जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उन पर होना चाहिए, जिसमें अनाज आ जाता है, प्रोटीन्स, फैट्स या नट्स आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, वो सारी वो एक तरफ हैं और फल और सब्जियां एक तरफ हैं। जितने फल और सब्जियां हमें लेनी हैं, जैसे माई प्लेट का एक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्लेट का आधा हिस्सा जो है वो फल और सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए और बाकी के जो आधे हिस्से में है वो अनाज होना चाहिए या प्रोटीन होनी चाहिए। तो इस तरह से है। अब फलों और सब्जियों की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी लाइफ में ना, इसी वजह से इनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब जो फल और सब्जियां, हमारा जो मेन जो मकसद होता है खाना खाने का वो यही होता है कि हम लोग को एनर्जी मिले ताकि पूरा दिन हम अपने जो डेली रूटीन के काम हैं वो हम कर सकें। अब जो एनर्जी हमें मिलती है खुराक से वो मुख्तलिफ इक़साम की खुराक है ना, अब सिर्फ और सिर्फ ये फल और सब्जियां हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, ये बहुत सारे और भी खुराक में ऐसी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो फलों और सब्जियों से ही हमें सिर्फ मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी बिना पर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बिनिश, अगर यहाँ पर हम ये बात करें कि मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियाँ और मुख्तलिफ इक़साम के फल, एक फल में या एक सब्ज़ी में तो वो सारी अफादियत नहीं होगी जो मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियों और फलों में होगी। जी बिल्कुल ऐसा है, जैसे एक फल है या सब्ज़ी है उसके अंदर एक किस्म के जो है वो विटामिन या मिनरल्स तो होंगे या फाइटोकेमिकल्स होंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि जो दूसरा फल है उसके अंदर सेम उसी तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं या फाइटोकेमिकल्स हैं। अब जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं इनके अपने अपने आगे से बेनिफिट्स होते हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के जो हैं विटामिन होते हैं, जिसमें फैट सोलुबल विटामिन होते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। अब जो कुछ विटामिन हैं जैसे कि विटामिन बी हो गया, वो स्पेसिफिकली ज़्यादातर हमारे पास गोश्त में ही मौजूद होता है, वो हमें फलों या सब्जियों से बहुत कम मिकदार में मिलता है। आप उसे निग्लिजिबल अमाउंट कह सकते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन जो जैसे दूसरे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, के है, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा तो हमें गोश्त से मिलता है, लेकिन बी की कुछ टाइप्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिल जाती हैं। इसी तरह से
विटामिन सी है वो भी हमें फलों और सब्जियों से सही। मिलता है। तो मुख्तलिफ ऐसे फल और सब्जियां हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक ही टाइप की आप फ्रूट्स अगर ले रहे हैं, आपको एक ही तरह का पसंद है तो सिर्फ आप अपनी पसंद को तो देखें, सही। लेकिन उनके फ़ायदे लेने के लिए आप दूसरे भी और भी फलों को भी ट्राई करें, वेजिटेबल्स को भी ट्राई करें। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, वो कहते हैं ये सब्ज़ी नहीं खानी, वो सब्ज़ी नहीं खानी, बिल्कुल लेकिन ऐसा है। हर सब्ज़ी की अपनी अफादियत होती है, अपना उसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। सही। तो इसलिए हमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनका इस्तेमाल करना हमारे पास चाहिए। फेसबुक में सबसे पहले वलीद अहमद साहब का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फोलेट किन सब्जियों में पाया जाता है और इसके क्या फ़वाइद हैं? फोलेट जो है वैसे ज़्यादातर तो हमें, अगर हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहें तो वो हमें उससे मिलती है, गोश्त से मिलती है। सही। लेकिन फोलेट जो है जैसे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हो गई, जैसे पालक हो गई या पुदीना है, मेथी है, या साग जो है, साग डिफरेंट किस्म के मिक्सर होते हैं, वो सब्ज़ जो पत्तों वाली सही। जो सब्ज़ पत्ते होते हैं उनके मिक्सर से मिलके बनता है साग, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फोलेट भी होता है और दूसरे विटामिन भी ज़्यादा सही। मौजूद बिनिश, होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि कौन से फल और सब्जियां ऐसे हैं, अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता कोई ना कोई मर्ज़ है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं या मैदे के इश्यूज़ होते हैं लोगों को, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी सब्जी और कौन सा फल जो है इसमें फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन इससे पहले हमारे पास मोहम्मद रशीद मलिक साहब का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मेरे जो खाने की नाली है, ग़िज़ा की नाली में ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ स्टक हुई हुई है, तो कोई ऐसी ग़िज़ा बता दें, कोई ऐसा फल या सब्जी बता दें जिसकी वजह से मेरा ये मसला हल हो जाए। वो कहते हैं कि चेक करवाया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनको फील होता है कि कोई चीज़ स्टक है उनकी मैदे की नाली में। अच्छा, ग़िज़ा बाज़ की औक़ात नाली में, होता है सॉरी। जब आप कुछ खाते हैं, खाने के बाद फ़ौरन आप बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, सेडेंट्री आपका लाइफस्टाइल होता है, खाना खाया और फिर बस बैठ गए या लेट गए, तो सही। उस वक्त ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ होता है और खाना आपको ऐसे लगता है जो आपने खाया है वो वहीं पे स्टक हुआ हुआ है, वो बिल्कुल। आगे उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो और फिर अगर आप उसमें ज़्यादा फैटी फूड अगर आप ले रहे हैं या ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ता है। सही। या आपको एक्सरसाइज नहीं, आप थोड़ा बहुत अगर आप ब्रिस्कली वॉक करते हैं या आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, तब भी ये जो आपने खाना खाया है वो हजम भी होता है, क्योंकि जो आपने एनर्जी ली है उसका आउटपुट भी तो होना है ना। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर आपने कुछ खाया और आप बस बैठे हुए हैं तो तब ये नहीं होगा, आपको ऐसा ही फील होता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, वो क्या करता है, आपने जो खाना खाया है उसको अच्छे से डाइजेशन भी करवाता है और जो उसकी बाउल मूवमेंट है वो होती है और बॉडी के अंदर से इजीली जो आपने खाना खाया उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सही। अब जो फाइबर्स हैं जिन्हें हम रेशा भी बोलते हैं, ये जितने भी फल या सब्जियां हैं उनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे आजकल वाटरमेलन है, उसके अंदर फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एक तो जो वाटरमेलन है उसमें 92% वाटर ही मौजूद होता है। एक तो पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर दें और पानी जो है खाना खाने से पहले इस्तेमाल किया करें, खाना खाने के बाद खाना नहीं। खाने से कितनी देर पहले पानी पी लेना चाहिए? अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो खाना खाने से थोड़ी देर पहले साथ ही आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप 5-10 मिनट का वक्फा दे लें तब पी लें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो खाना आपके सामने आए, सबसे पहले पानी का ग्लास पिएं, उसके बाद खाना स्टार्ट करें, शुरू कर दें। इस तरह से ये होगा कि एक तो मोटापा भी नहीं आएगा, आपकी बॉडी का काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो पानी से ही फिल हो जाएगा और जो बाकी जो आप गज़ा ले रहे हैं खाने से हाँ कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। उमैर साहब हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि जब ये भिंडी खाते हैं गर्मियों में, तो कह रहे हैं कि भिंडी खाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा हैवी और अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसके लिए प्लीज़ सजेस्ट कर दें कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ भिंडी खाने की वजह से इनको ये इशू है? अच्छा, भिंडी जो है उसके अंदर जो भिंडी के बीज होते हैं वो मोस्टली लोगों में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। सही। वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से ऐसा होता है कि मोस्टली कुछ लोगों में डायरिया भी हो जाता है या बाज़ औक़ात अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं या जो है स्टमक में उन्हें पेन भी फील होता है, बेली में मूवमेंट ऐसी हो रही होती है, तो वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि भिंडी जो है वो भी फाइबर का एक रिच सोर्स होती है। अब कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ये होते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जाके जज्ब हो जाएं इजीली, जो मेटाबोलाइज हो जाएं, सही, उनको हम कहते हैं वो सॉल्युबल फाइबर्स हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी जिन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। तो भिंडी के अंदर जो उसके बीज होते हैं वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एंजाइम कुछ लोगों में मौजूद होता है जिन्हें कोई इशू नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो एंजाइम्स की भी कमी हो सकती है
और बेसिक तो वो इंसॉल्युबल फाइबर है भिंडी के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं होता, और सही। उसकी वजह से ये सारे इश्यूज तो होते आप हैं। इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इनको भिंडी खाना छोड़ देनी चाहिए या अपनी डाइट का इनको हिस्सा रखनी चाहिए? डाइट का हिस्सा रखनी चाहिए, लेकिन यह है कि भिंडी को कम क्वांटिटी में वो ले आएँ, और सही। कोशिश करें कि अब भिंडी भी अगर बनाई है, जब आप सब्ज़ी भी पक रही होती है ना, उस वक्त भी वो आप देख सकते हैं, उस वक्त लें, ऐसी भिंडी लें जिसमें ज़्यादा, जो पकी हुई होती है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े बीज होते हैं, सही। वो ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं। अगर बिल्कुल छोटी भिंडी हो, बिल्कुल जिसे बेबी जो है वो लेडी फिंगर कहा जाता है, जो छोटे वाली होती है उसके अंदर छोटे छोटे से बारीक सही। से बीज होते हैं, वो इतना इशू क्रिएट नहीं करते, वो सही। इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है भिंडी की, वो ज़्यादा पक जाती है, तो उस वक्त उसके बीज भी ज़्यादा पके हुए होते हैं, तो और इस वजह से issue वो create हैवी करते हैं। होना फील हो जाता है। उमर साहब, आपके सवाल का बहुत तफसील से जवाब दे दिया है बिनिश ने कि क्यों आपको भिंडी खाने के बाद हैवी और अनकंफर्टेबल फील होता है। जितनी भी ग़िज़ाई हिदायत बिनिश ने भी आपको बताई हैं उन पर ज़रूर अमल करें, आपको ज़रूर अफाका हासिल होगा। मोहम्मद राशिद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद कह रहे हैं कि कच्ची सब्ज़ी और फ्रूट मिक्स कर कर खाना कैसा है? कच्ची सब्जी और फ्रूट मिक्स करके अच्छा होता है खाना। अब जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं, उन्हें होता है कि वेट लूज़ करना है। अब वेट लूज़ में ये होता है कि आपने अपनी क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल में करना होता है। भूख बहुत सही। ज़्यादा जिन लोगों को फील होती है वो क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, बिल्कुल। खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और खाने में अगर आपने पेट ही फुल करना है, अगर कच्चे फल और सब्जियां खाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा इंतखाब होता है। उससे आपका स्टमक भी फुल रहता है और आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलती। सही। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो हम जिसे रोटी कहते हैं, रोटी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो चर्बी की सूरत में आपकी बॉडी में जज्ब होना शुरू हो जाएगी और मोटापा ज़्यादा होगा। बिल्कुल। जबकि अगर आप फल और सब्जियां खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो फाइबर्स हैं और जो दूसरे विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सही। एक तो वो वेट लूज़ करने में भी मदद देते हैं, फाइबर उसमें मौजूद होता है जिसकी वजह से आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब नहीं रहता, वो भी अच्छा सही। हो जाता है। और जब आप मिक्स करके डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो एक कम्बिनेशन बन जाता है मुख्तलिफ जो विटामिन और मिनरल्स का, सही। जो आपकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये एक अच्छा कम्बिनेशन है, लेना तो चाहिए। वो खा लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है, जैसे हमारे घर के बड़े हैं वो कहते हैं कि कच्ची सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या कच्ची सब्ज़ी खाने से नुकसान होता है। तो ये बात किस हद तक इसमें सदाकत है बिनिश, ठीक है या नहीं है? ये मिथ है, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में होता है जो जिनका अगर स्टमक पहले ऑलरेडी जिनका प्रेशर ऑलरेडी उन्हें फील होता हो, बिल्कुल। उनका स्टमक ठीक से वर्किंग में ना बिल्कुल हो, तो ऐसा अगर है। आप उस पर वो प्रेशर ही एक्सर्ट होगा, अगर आप Exactly. उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसलिए कच्ची सब्ज़ी को मना करते हैं। और वो मोस्टली रात के टाइम पे इसलिए कहा जाता है, रात के टाइम पे कहते हैं नहीं खानी चाहिए। वो भी बिल्कुल। इसलिए होता है क्योंकि खाने के बाद आपने सो जाना होता है। रात के खाने के बाद सही। ज़्यादा आपकी चहलकदमी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अगर आप दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर बाकी काफ़ी घंटे होते हैं जिसमें आप चल फिर के गुजार देते हैं, और फिर जो आपने एनर्जी इनपुट की होती है वो आपकी आउटपुट में भी जो बिल्कुल। आप काम करते हैं उस तरह से वो वेस्ट होती है और और मेटाबॉलिज्म दोबारा से आपका आपको स्टार्ट भूख होता का है। एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। गर्मियों में फलों और सब्जियों के इस्तेमाल की क्या अफादियत है, आज के शो में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात सईदा बिनिश बुखारी मौजूद हैं। टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें अपना सवाल ज़रूर कमेंट करें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। साइमा शाहिद है हमारे साथ, कह रही हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाए तो क्या खाया जाए कि ये नॉर्मल हो जाए? सबसे पहले बिनिश आप ये बताएं कि ये प्रोलैक्टिन लेवल है क्या आखिर? सॉरी, प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाएं तो क्या खाया जाए कि ये नॉर्मल पे आ जाए? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रोलैक्टिन लेवल। साइमा शाहिद, आपका जो भी क्वेश्चन है काइंडली इसको दोबारा से तफसील से बताएं कि आप किस बारे में पूछना चाह रही हैं, आपके सवाल का दोबारा से तफसीली जवाब दिया जाएगा। हसन रसूल हैं, कह रहे हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है तो कौन सी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका बूस्ट हो और बॉडी को ताकत मिले? अच्छा, जो आजकल गर्मियों में ज़्यादातर आपको डिहाइड्रेशन का भी इशू बिल्कुल होता ऐसा है है। ना, पानी नहीं पी रहे होते तो स्किन के भी ज़्यादा इशूज़ आ रहे होते हैं, और फिर जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा अटैक कर रही होती हैं। एक तो आपको अपनी हाइजीन का भी ख्याल उसमें रखना पड़ता है कि बीमारियां उस पर कम अटैक करती हैं। सही। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको हम टिपिकली इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स कहते हैं, जिनको लेने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, जो तुर्श फल होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो जो है अच्छे इम्यून सिस्टम आपको बूस्ट करने वाले होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लेमन है, लेमन का बिल्कुल इस्तेमाल ऐसा है। करें। और ज़्यादा तुर्श फल वो तो होते सर्दियों में होते हैं, लेकिन जैसे अगर हम स्पेसिफिकली लेमन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। और सही। विटामिन सी को हम एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने सही। वाला जो है विटामिन वो भी हम बोलते हैं।
तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ जो जड़ वाली कुछ सब्जियां हैं जैसे कि प्याज है या गार्लिक है या शलजम है, अदरक बिल्कुल, लहसुन, अदरक बिल्कुल। लहसुन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सही। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। अब ये इम्यून सिस्टम किस तरह से बढ़ाती हैं? जब आप इन्हें इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है या सही। फंजाई है आपकी बॉडी पे अटैक करता है और बीमारी कॉज करने की कोशिश करता है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस करता है तो वो बीमारी नहीं होने देती, बिल्कुल। उनके खिलाफ मज़ाहमत करते हैं और बीमारी होने से बचाते हैं। सही। इनका इस्तेमाल ज़्यादा बिनिश, करना अगर चाहिए। हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ये बता दें कि कौन सा फल या कौन सा सब्जी है ऐसी जो यूज़ करनी चाहिए और इस मसले से जो है इनको छुटकारा हासिल हो जाए। अच्छा, वैसे तो मोस्टली जितने भी फल या सब्जियां हैं उन सब के अंदर फाइबर मौजूद होता है। सही। अगर आप मुख्तलिफ भी सब्जियों का आप इस्तेमाल करें अपनी डाइट में ज़्यादा, जैसे कि हमें एक दिन में जो सब्जियां हैं उनका कम से कम 5 सर्विंग लेनी चाहिए और जो फल हैं उनकी कम से कम 3 से 4 सर्विंग ज़रूर ले सही। लेनी चाहिए। अगर आप इसका एक नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। सही। लेकिन कुछ ऐसे फल या सब्जियां मौजूद हैं जिनके खाने की वजह से हमें टिपिकली सिर्फ और सिर्फ वो बिल्कुल कब्ज़ ऐसा कुशा है, होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जैसे वाटरमेलन है उसमें पानी का जो कंटेंट है वो 92% पाया सही। जाता है। अब पानी जो है, एक तो डिहाइड्रेशन जो गर्मियों में हो रही बिल्कुल। होती है, आप बाहर निकलते हैं, सूरज की वजह से आपकी स्किन भी बर्न हो रही होती है, आपको उस वक्त पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिल्कुल। प्यास भी ज़्यादा फील हो रही होती है। अगर आप तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो डिहाइड्रेशन को भी कम करता है, उसके साथ साथ कब्ज़ कुशा भी होता है और क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, सही। इस वजह से ऐसा होता है। उसके अलावा खुबानी जो है वो मोस्टली इस तरह से है कि अगर आपको कब्ज़ है आप खुबानी का इस्तेमाल करें। सही। जो छोटे वाली जब आपने इन चीज़ों को पिकअप करना होता है उस वक्त आपने इसकी क्वांटिटी का ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ले रहे हैं कर लें या फिर ज़्यादा फल खा लें। हाँ जी, तो वो ज़्यादा फल या ज़्यादा सब्ज़ी भी आपको नहीं खानी। जैसे मैंने आपको बताया उसकी जो सर्विंग है वो हमें जैसी रिकमेंड की गई है बिल्कुल उसके जी। अकॉर्डिंग हमें लेनी है, उसकी क्वांटिटी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी, तो क्वांटिटी का ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर खुबानी भी आप खा रहे हैं तो आपको एक दिन में 3 से 4 फल लेने चाहिए। सही। अब जो खुबानी है वो उसकी तो ये 2 डिफरेंट छोटी डिफरेंट टाइप खुबानियाँ के फल लेने चाहिए आपको जी, आप डिफरेंट एक टाइप दिन के में। फल सही। लेने चाहिए। अब ये नहीं कि आप रोज़ाना भी एक ही तरह के फल ले रहे सही। हैं। अगर आप एक दिन में ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डिफरेंट अगले फल दिन लें। कोई और फल हाँ होना जी, चाहिए। सही। जैसे सेब है, केला है, नाशपाती है, बिल्कुल। आजकल आड़ू बहुत ज़्यादा है, खुबानी है, गुलाब सॉरी ये जो जामुन है बिल्कुल। या फालसा है। तो अब इन सारी चीज़ों का, या जितनी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इनका डिफरेंट चीज़ों का कम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करना सही। चाहिए और क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। ये नहीं कि अगर फल भी हैं हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो ज़्यादा खाएं। जैसे मैंगो है, कुछ लोग मैंगो भी कब्ज़ कुशा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे इंजाइम्स मौजूद होते हैं सही। जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं और उसके अंदर जो है फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। सही। जो आपने खाना भी खाया होता है उसको भी डाइजेस्ट करता है और खुद भी उसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स मौजूद होते और हैं। मज़ीद अगर हम ये बात करें यहीं पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर अमरूद का इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा करना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, तो ये बात ठीक है या नहीं ठीक है? अच्छा, अमरूद कुछ लोगों को तो वैसे डिस्टर्ब भी करता है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर भी बीज मौजूद होते हैं जो वो फिर सख्त वही होते भिंडी हैं। वाली बात वही आ गई। भिंडी वाली बात आ बिल्कुल। गई। उसमें भी कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि कुछ लोगों में वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो सही। इसलिए उनको वो इरिटेट कर रहे होते हैं। और लेकिन अदरवाइज इसे कहा जाता है क्योंकि वो फाइबर होता है और फाइबर का बेसिक काम ही जो होता है आपकी बॉडी के अंदर से जो भी फासद मादा होता है या जो भी एक्स्ट्रा जो खाना होता है उसको निकालना, सही। उसका ये काम होता है, तो वो निकालता है। सही जी। इसलिए हम फाइबर विनिश, इसी कहते के हैं। साथ हमारे साथ अवैस खान साहब है, कह रहे हैं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं स्टमक में, और ये इस प्रॉब्लम से गुजर भी रहे हैं, तो उसका कोई अच्छा सा हल बता दें कि ये कैसे ठीक हो सकता है? वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल एसिडिटी तो क्रिएट नहीं करते हैं, सही। लेकिन कुछ टाइप के ऐसे होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल जिनकी वजह से आपको एसिडिटी फील हो रही होती बिल्कुल है। ऐसा है। क्योंकि वो बल्क उनका थोड़ा ज़्यादा होता है और उनकी नेचर इस टाइप की होती है जिसकी वजह से आप में एसिडिक इन्वायरमेंट आपके स्टमक में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं उसमें इस तरह से होता है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो होती हैं जैसे गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, ब्रोकली, सही। इनको हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो इनकी वजह से होता है कि थोड़ा एसिडिक इन्वायरमेंट बॉडी का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप
अगर आप कच्ची सब्जियां खाने के आदी नहीं हैं और आपको कच्ची सब्ज़ी खाने से कुछ लोगों में इश्यूज़ होते हैं, या अगर उन्हें एसिडिटी फील हो रही है, तो वो पका के या फिर जो सही। जिसे कहते हैं कि ना ज़्यादा पकी हुई और ना ही वो ज़्यादा कच्ची कच्ची हो, तो ठीक है। इस फॉर्म में उनको लेनी चाहिए, जिसको हम डिफरेंट खाने पकाने के भी तो डिफरेंट तरीके होते हैं ना। सही। अगर आप उनको जो है बिल्कुल, सौते कर लें बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा या है। उसको थोड़ा सा हल्का सा उसे फ्राई कर लें नॉन स्टिक पैन में डाल के, या थोड़ा सा उस पर ऑयलिंग करके अगर आप वो बिल्कुल। खाएं तो उसका टेस्ट भी एक तो अच्छा होता है, और दूसरा आजकल लोगों का क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं है और जिसकी वजह से मोटापा भी बहुत ज़्यादा लोगों पे हो रहा बिल्कुल है, ऐसा तो है। अगर आप इन चीज़ों का इस दौरान भी इस्तेमाल करते हैं तो मोटापे से भी वो जो है वो भी कम करवाते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरे बॉडी के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, आपका स्टमक भी वर्किंग में नहीं होता, बिल्कुल तो ऐसा स्टमक है। के भी इश्यूज़ उस वक्त होते हैं ज़्यादा। और हमारे खाने पीने की रूटीन भी टोटली चेंज हुई है, क्योंकि सुबह का उठना टोटली चेंज हो चुका है और रात का सोना भी टोटली चेंज है। इस वजह से भी ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी जितने भी लोग हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर रहे हाँ हैं, तो जी। इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे किस टाइम पे क्या खाना खा के आपको सो जाना चाहिए, सुबह उठ के आपको क्या खाना चाहिए, कौन सा फल यूज़ करना चाहिए? देखें, जो है अल्लाह ताला ने जो एक पूरा निज़ाम चलाया, सुबह होती है और बिल्कुल। एक जो स्पेसिफिक टाइम बताया है, जो नमाज का टाइम बताया, हमें उस टाइम पे उठना चाहिए, वो हम लोगों की बेहतरी के लिए ही है। और बिल्कुल। अगर हम सुबह सवेरे उठते हैं, उठने की आदत अपनाते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप उठ के थोड़ी देर चहलकदमी करें। बिल्कुल। जब आप अपनी सारी रूटीन को चेंज कर देते हैं, लेट नाइट तक आपने जागना होता है और सुबह बहुत देर तक आप सोते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, आपका स्लीप साइकिल उससे डिस्टर्ब नहीं होता, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है सारी की उससे सारी disturb हो उसके रही होती ऊपर चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी स्किन पे भी इश्यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो उसकी वजह से रिलेट हो चुके होते हैं। आपका स्टमक नहीं ठीक से काम कर पाता, क्योंकि दिन का बाकी हिस्सा इतना नहीं रह जाता, और रात फिर फ़ौरन हो जाती है, तो बिल्कुल जैसे ही ऐसा है। रात होती है आप उस वक्त फिर कोई काम नहीं कर पाते। तो लेकिन ये है कि नींद जैसे ही आपकी डिस्टर्ब होती है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी वजह से पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो बॉडी जाती है। पैटर्न आपका जो है वो डिस्टर्ब हो हाँ जाता जी, है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपको अपनी नींद को एक तो बेहतर करें, कम से कम भी 8 से 10 घंटे की नींद सही। होनी चाहिए। आजकल जब काम कोई नहीं है तो नींद अपनी ज़्यादा करनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद करते हैं। अगर सही। आपकी नींद अच्छी होगी तो वो आपका इम्यून सिस्टम भी ज़्यादा बेहतर करेगी, और उसके साथ साथ जो आपके बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस हैं वो भी ठीक से वर्किंग में आएंगे। सही जी। और इसी तरह से सुबह जैसे आप उठते हैं तो सुबह उठते ही निहार मुंह पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है अंदर से स्टमक जो है वो वॉश फिल्टर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और जैसे अगर वो एसिडिक इन्वायरमेंट उसमें ज़्यादा हो चुका है, जैसे आपके स्टमक के अंदर भी कुछ एसिडिक सिक्रेशंस हो रही होती हैं, जब भी आप अगर खाना खाते हैं तो अगर आप पहले पानी पी लेते हैं तो जो उसके अंदर एसिड मौजूद होता है उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है। सही। जैसे कुछ लोगों में आप वो बता रही थी कि उसमें बिल्कुल एसिडिटी का इशू है इनको। तो उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपका जो स्टमक है उसका जो इन्वायरमेंट है जो इतना एसिडिक हुआ हुआ बिल्कुल। होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सही। तो इसलिए बेहतर यह है कि पानी का पहले एक गिलास पिएं, फिर उसके बाद खाना खाएं, लेकिन खाना खाते हुए भी उसकी क्वांटिटी जो है उसका ख्याल रखें। सही। बेशक ये हमें जो है सब्जियां या फल या बाकी सारी खुराक हमें फ़ायदा तो पहुंचाती है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सेस अमाउंट में अगर हम लेना शुरू कर दें तो वही हमें नुकसान भी बिल्कुल पहुंचाएगी। जी, ऐसा ही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कोशिश करें जो भी फल या सब्जी इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसका सही चुनाव करें सबसे पहले तो, और उसको सही क्वांटिटी में उसको यूज़ करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। साथ हैं हमारे साथ कह रही हैं कि स्टमक के पेशेंट के लिए कौन सा फ्रूट जो है वो बेहतर रहता है जिसकी वजह से उनको स्टमक में पेन ना हो, क्योंकि स्टमक के पेशेंट हैं शायद, तो स्टमक में उनको पेन का इशू है। कौन सा ऐसा फल है जो वो खाएं तो उनको दर्द ना हो मैदा में? अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक तो जो कब्ज़ का जो कुछ लोगों में इशू होता है बिल्कुल। उसके लिए तो आपको फाइबर वाली ज़्यादा जितने भी चीज़ें खानी वो चाहिए। फल जो हैं या सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल आपको सही। करना है। अब जो स्टमक के इश्यूज़ हैं वो ये भी हो सकता है कि उनमें अगर वो कुछ खा रहे हैं तो उन्हें हैवीनेस ज़्यादा फील हो रही है, या ऐसा होता होगा कि अगर खाना खाया है तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, सही। जिसकी वजह से फिर लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का पहले तो ये चेक करना है कि बाज़-औक़ात एक इंसान के अंदर एक चीज़ कोई इशू नहीं क्रिएट कर रही होती, बिल्कुल ऐसा लेकिन था। वही दूसरे के अंदर वो कर रही होती है, बिल्कुल। क्योंकि अब सबकी बॉडी तो सेम है, Different। लेकिन उसके अंदर जो बिल्कुल। बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो और different तरह से है, चल रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि हर एक का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह से ऐसा है कि आपने
जो है एसिडिटी का उन्हें अगर इशू है तो उस वक्त वो देखें कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या अगर उन्हें कब्ज़ का ज़्यादा इशू होता है तो उस वक्त फाइबरी जितनी भी खुराक है उसका इस्तेमाल करें। सही। या अगर उन्हें ये है कि डायरिया हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ उन्होंने खाई है जिसकी वजह से उनका स्टमक डिस्टर्ब हुआ है, और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अवॉइड करें। और जैसे मैंने आपको कुछ फल बताए हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कब्ज़ कुशा भी होते हैं और आपके स्टमक को जो है वो भी बेहतर कर रहे होते हैं। अगर तो उनमें ज़्यादा डायरिया का भी इशू आ रहा होता है तो उससे भी वो ट्रीट करते हैं। जैसे आम है, आजकल आम अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो तब तो वो नुकसान देगा, लेकिन आम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो उसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो हैं वो कुछ मौजूद होते हैं जो आपकी, जैसे ही आप खाना खाते हैं या अगर उसे लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा स्पीडी कर देते हैं, तो डाइजेशन भी जल्दी हो जाती है और जो है आपके स्टमक को भी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। तो विनिश, आप सजेस्ट करते हो कि मैदे का पेशेंट जो है जिसको इन्फेक्शन है मैदे में वो आम खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी एक्सेस क्वांटिटी करेंगे तो फिर वो नुकसान देगा। बिल्कुल ऐसा है। अगर आप एक दिन में अगर एक आम आप ले रहे हैं नॉर्मल साइज़ का तो वो ठीक है। अगर आप एक आधा किलो या 1 किलो का आम ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो नुकसान करेगा। तो अगर आप एक मीडियम साइज़ का छोटा सा एक मैंगो अगर एक दिन में लेंगे तो वो ठीक है। वैसे भी आपको एक दिन में फ्रूट की 3 से 4 सर्विंग लेनी चाहिए। तो अगर आप जो दरमियाने साइज़ का एक फल या छोटे साइज़ के 2 फल जो हैं वो हमारी एक सर्विंग के अकॉर्डिंग होते हैं, या अगर बड़ा फल है तो उसको आप काट के हाफ कर लें तो वो एक सर्विंग के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको अपनी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। सही जी। वो तमाम लोग जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए जितने भी फल बिनिश ने भी बताया, बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि कौन सा फल कौन सी अफादियत रखता है, कौन सी सब्ज़ी कौन सी अफादियत रखती है। तो वो तमाम लोग जो मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इन तमाम फलों का और सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी हो सके। तनवीर राजपूत हैं, कह रहे हैं कि अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और सर में दर्द होने लग जाता है। बिनिश, ये बहुत कॉमन मसला है, तो उसके लिए कोई ऐसी सब्ज़ी या फल मौजूद है जिसकी वजह से ये सर दर्द जो है वो ठीक किया जा सके? अच्छा, जैसे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो जाते हैं। जैसे आजकल जो है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना आने की वजह से आपकी बॉडी में जितने भी जो बिल्कुल नमकियात हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। तो आपको पानी तो उसमें ज़्यादा लेना ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने जो नमकियात का लेवल है वो भी आप नॉर्मल रख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये और जो आपके सर के दर्द का भी इशू बन सकते हैं। या बाज़ों का होता है कि आपकी बॉडी में गैस कुछ चीज़ों की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, या आपने बिल्कुल नहीं कुछ खाया और बहुत देर तक बैठे हुए हैं और वो गैस प्रोड्यूस हो रही है और जिसकी वजह से भी आपके सर में दर्द हो सकता है। या बाज़ों का होता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, कुछ भी नहीं खाया, तो भी ये भी रीज़न बन सकती है सर दर्द की। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना है कि पहले कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा फील होता है। अगर आपने जो है बहुत ज़्यादा देर तक कुछ नहीं खाया, आप फास्टिंग सिचुएशन में है, तो कुछ ना कुछ उस वक्त खाना चाहिए ताकि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो, जो आपकी एनर्जी की ज़रूरत है आपके ब्रेन को, बिल्कुल, या आपका सर उसकी वजह से दर्द कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। और अदरवाइज अगर भी तो एक इशू हो सकता है कि हो सकता है ये स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं इस वजह से भी सर दर्द हो रहा है साथ साथ। हाँ, हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका बीपी लो हो जाता है और बीपी लो होने के फ़ौरन बाद इनका सर दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और उसके अलावा जैसे खरबूजा है, आजकल खरबूजा जो है स्पेसिफिकली वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो होते हैं बॉडी के अंदर उनको पूरा कर रहा होता है। अगर आप खरबूजे को सिंपली उसकी 2 काशें जो हैं वो अगर आप ले लें, या फिर खरबूजे का आप जूस भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडर के अंदर उसे डालें, पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, और वो एक बहुत टेस्टी भी वैसे वो होता है। सही। बाज़ औक़ात वैसे तो ये कहा जाता है ना कि उसके बाद आपको जैसे तरबूज या खरबूजा पिए तो पानी नहीं पीना होता। वो तब होता है जब आप खुद खा रहे होते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपसे च्यू नहीं करते हैं। हमारी आदत नहीं होती कि खाने को बहुत अच्छे तरीके से चबा के हम उसे निगल लेते हैं। तो जब आपके स्टमक ने काम करना होता है, उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं आपके स्टमक के अंदर होते हैं, क्योंकि अब हम अच्छे तरीके से निगलते नहीं हैं। तो अगर फिर आप पानी पीते हैं तो तब तो इशू हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि वो इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ, इस वजह से होता है कि डायरिया हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड करके आप इस्तेमाल करते हैं और पानी भी उसमें ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से बिल्कुल भी डायरिया नहीं होगा। सही है जी। नसीबुल्ला साहब हमारे साथ कह रहे हैं कि टाइफाइड की जो बीमारी है इसके दौरान अगर तरबूज का इस्तेमाल किया जाए तो उस पेशेंट के लिए तरबूज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है या नहीं है? जी बिल्कुल। जैसे
बुखार में जो मुब्तला अफराद हैं बिल्कुल। उस वक्त ये होता है कि आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं बिल्कुल कर ऐसा रहा है, होता। टेस्ट बड्स बिल्कुल खराब हो चुके हुए होते हैं जी आपके। बिल्कुल, कुछ भी जो नॉर्मल डेज में आपको जो चीज़ें खानी अच्छी भी लगती होती हैं आप वो भी नहीं बिल्कुल उस ऐसा दौरान है। खा सकते। तो एक तो आपने उस वक्त आपकी क्वांटिटी खाने की वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो बिल्कुल चुकी ऐसा होती है और आपको एनर्जी भी उस वक्त चाहिए होती है टाइफाइड के दौरान। तो आप ले सकते हैं, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका जूस इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सही। क्योंकि उस वक्त भी आपको डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुई होती है, पानी आप बिल्कुल नहीं ले रहे बिल्कुल होते, ऐसा है। ओरल के ऊपर मोस्टली लोग नहीं होते हैं, Exactly. आईवी कुछ लोगों को लग रही होती हैं। तो उस वक्त बजाय इसके कि आप आईवी के थ्रू पानी या अपने नमकियात को पूरा करें जो डॉक्टर्स सही। रिकमेंड करवाते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप जो वाटर इनटेक है वो वैसे ज़्यादा कर दें, अगर पानी नहीं पिया जा रहा तो वो इस तरह से जूस बना के, आजकल जितने भी फल हैं आप उनका सिंपली जूस भी सही। पी सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल डब्बे में बंद जो जूस होता है उसका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल। क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर होती है या उसमें प्रिजर्वेटिव उन्होंने ऐड किए होते हैं, क्योंकि अगर वो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखें वो ख़राब नहीं होते सही। हैं। अगर आप कोई भी अगर आप केले का बिल्कुल जूस ऐसा है। बना के रख देते हैं या सेब का जूस बना के रख देते हैं, किसी भी चीज़ का आप जूस या जो है मिल्क शेक बना के रखते हैं, वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाता है बिल्कुल क्योंकि ऐसा मौसम है। ऐसा होता है। बिल्कुल। तो आपको जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड नहीं है वो वाले इस्तेमाल करने चाहिए, शुगर भी ऐड ना हो, जो डब्बे में बंद ना हो सही। उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जैसे डिब्बे raw में में। बंद की जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या मौसमी गैर मौसमी फल भी उन्होंने जूस निकाल के रखे हुए होते हैं, तो बिनिश ये किस हद तक नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए, जो हमें वैसे जूस नहीं मिल रहा होता लेकिन वो उस फॉर्म में हमें अगर मौसम नहीं भी है तो मिल जाएगा। अब वो जूस तो एक्चुअली नहीं होता, वो सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ फ्लेवर होता फ्लेवर है, होता है फ्लेवर्स उसका। ऐड किए होते हैं उन्होंने और उनका फ़ायदा नहीं हमें होता। सही। लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए उसे लेना चाह रहे होते हैं तो वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन उसमें शुगर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है जो हमें बिल्कुल। नुकसान देती है, तो हमें फ़ायदा नहीं दे रही होती है। उस वक्त अगर प्यास लगी होती है या उसका टेस्ट अच्छा होता है हम वो इंटेक तो कर बिल्कुल लेते ऐसा हैं, है। लेकिन बॉडी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि सही। उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होते हैं, उसके अलावा फ्लेवर्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं और होते ही वो फ्लेवर्स हैं, नेचुरल उसमें कोई भी चीज़ नहीं सही। होती। तो अगर आपके पास आजकल जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब का आप जूस बना के इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पानी नहीं बिल्कुल। लोगों से पिया जाता, पानी पीने में भी इशू होता है, ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा या टाइफाइड का जो उसे इशू था, तो उस दौरान भी जैसे सेब है या आड़ू है, केला है, सही। उसका मिल्क शेक भी आप बना के पी सकते हैं। उसके अलावा जूस जो है सेब का जूस निकाल लें या खरबूजा है, बिल्कुल। तरबूज है, आड़ू है, फालसा है, जामुन है, इन सब का जूस निकाल के बेपनाह इंडिविजुअली नेमतें हैं, बिल्कुल। हाँ जी, और उन सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे जो है ब्लड प्रेशर का आप इशू बिल्कुल। बता रही थी, बीपी लो हो हाँ जी, जाता है बीपी लो हो उनका, जाता है, बिल्कुल। तो उसमें ऐसा है केला जो है उसमें पोटाशियम जो है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसमें मौजूद होता है, सही। तो अगर उसका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिनके बिल्कुल ऐसा है जी। बेशुमार विनीश, हमारे फ़वाइद पास हैं। सवालात भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि बराह रास्त इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं उन तमाम के तफसीली जवाबात दिए जाएं। गर्मियों में फलों और सब्जियों के इस्तेमाल की क्या फ़ायदियत है, टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें अपना क्वेश्चन ज़रूर कॉमेंट में भेजें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। माहिर ग़िज़ाइयात सईदा बिनिश बुखारी आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बिनिश, एनी का हमारे पास बड़ा अच्छा सवाल है, लोग बड़ा कंसर्न भी रखते हैं इस चीज़ से, कह रही हैं कि स्किन पर नेचुरली ग्लो करने के लिए कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए कि स्किन आपकी अच्छी हो जाए। अच्छा, एक तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं। सही। वेजिटेबल्स में जितनी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर विटामिन के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, विटामिन ई भी होता है जो आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो उनका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं जिसमें पालक है, धनिया है, या पालक अगर आजकल नहीं है तो धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुदीना है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, या जो जैसे खीरा है, बिल्कुल ऐसा है। वो उसके अंदर पानी की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर उसका हाइड्रेशन स्टेटस बिल्कुल ठीक होगा तो आपकी स्किन ग्लोइंग भी होगी और बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही होती है। अगर आप पानी बहुत कम कर देते हैं तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से खुश्क भी हो जाती है और वो जो है दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो एक तो पानी जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके साथ खीरा जो है, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खीरा, टमाटर, चुकंदर जो है उसका इस्तेमाल करें। अब चुकंदर जो है जिस तरह से वो रेड हमें दिखने में नजर आती है, इसी तरह से अगर हम वो खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन को उस तरह से ग्लो कर रही होती है, रेडिश उसमें वो ले आती है, टिंट ले आती है। तो नेचुरली आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फलों की हम बात करें तो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में
वाटर है, जैसे हम वाटरमेलन की बात कर लें या खरबूजा है उसका इस्तेमाल करें, लेमन जो है उसका इस्तेमाल करें, तो इनके अंदर विटामिन सी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। बिनिश, अगर इसी बात को हम थोड़ा सा और तफसील में डिस्कस करें तो आप मुझे ये बताओ, कुछ लोग इनका इंटेक तो करते नहीं है, मतलब खाया नहीं है लेकिन उन चीज़ों को आपने फेस पे ज़रूर लगा लिया कि फेस शायद इस वजह से अच्छा हो जाएगा, तो किस हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि खाने से उतना फ़ायदा आपको हासिल नहीं हो जितना फेस पर लगाने से हासिल हो रहा है? अच्छा, सिर्फ फेस ये आप बात मानती हैं कि नहीं मानती कि लोग ऐसा करते हैं कि उसका इंटेक किया नहीं खाने में लेकिन फेस पे उस चीज़ को अप्लाई कर लिया कि शायद हमारा फेस उससे अच्छा हो जाए? अच्छा, फेस पे अप्लाई करने से उस वक्त तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन उसको अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलें तो नहीं होता। जैसे चुकंदर है, अगर उसको आप एज अ लिपस्टिक भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको ब्लशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलर ही ऐसा होता है, कुदरती तौर पे वो नेचुरली इतना अच्छा उसका कलर होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये देर पार रहे, बहुत अरसे तक ऐसा ही रहे, तो वो ऐसा नहीं होता। आपने जैसे ही फेस वॉश किया वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसका इंटेक करेंगे, आप उसे खाएंगे, अपने रोज़मर्रा रूटीन में लेके आएंगे, तो वो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाएगी, इतनी ब्लशिंग हो जाएगी कि आपको वो बैरूनी तौर पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऊपर से वैसे तो कवर कर सकते हैं अपनी स्किन को, अपने फेस को फेस को जो है कवर कर सकते हैं, या कुछ हद तक हाथों को भी कर सकते हैं, अपने पैरों को या बाकी हर चीज को आप नहीं कर सकते हैं। आपकी बॉडी के हर पार्ट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपको तब तक नहीं मिलते जब तक आप खाते नहीं हैं। सिर्फ ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं। और जब आप खाएंगे तो आपकी स्किन टोन एक जैसी ही रहेगी। बिल्कुल, जैसा फेस होगा वैसे ही गर्दन भी नजर आएगी, गर्दन अलग और चेहरा अलग नजर नहीं आएगा। बिल्कुल जी। विनिश ने आपकी जो चेहरे की खूबसूरती है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो फलों और सब्जियों को खाएं, बस ना कि उनको सिर्फ आपने फेस पे रब कर देना है। बिलाल चौधरी साहब हैं, कह रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट के लिए कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हैं और किन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए दिल अमराज़े कल्ब में मुब्तला लोगों को? अच्छा, अमराज़े कल्ब में मुब्तला जो अफराद हैं उसके लिए आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि पोटाशियम है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब पोटाशियम हमें किस खुराक में मिलता है? जैसे जो है मैंने केले की पहले बात की है, वो अमराज़े कल्ब में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ अगर आप सेब का, आड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और सेब के अंदर विटामिन ए भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अमराज़े कल्ब के साथ साथ वो बिनाई जो है आपकी आंखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से आड़ू जो है वो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है, जो इंसुलिन लेवल है ना उसको नॉर्मल करता है वो। और आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है, एक तो इतना ज़्यादा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा नहीं होता, जो आड़ू है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उसके साथ साथ उनको डायबिटीज़ का भी इशू होता है, तो अगर दोनों वो हैं, एक ही पर्सन जिसको डायबिटीज़ भी है और साथ हार्ट का प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए आड़ू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आड़ू का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें और अमरूद का इस्तेमाल करें। सही। तो ये आपके इंसुलिन लेवल को भी नॉर्मल करता है और उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल में लेकर आता है। सही जी। वकास कुरैशी साहब हैं, कह रहे हैं कि क्या अदरक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है? अदरक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो तभी वो फ़ायदेमंद है। सही। और जो है अदरक का अगर आप खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक नहीं उसमें डाली जाती कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो रेस कर दे, वो नॉर्मल ही रखती है। सही। और इसी के साथ साईं कुतब मुराद साहब हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि मुझे 2 साल से जो है वो एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मैं अगर कुछ भी खाता हूँ तो मुझे थ्रोट का मसला हो जाता है, तो उसके लिए आप कोई अच्छा सा ग़िज़ा या फल बता दें कि गले का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कुछ भी खाते हैं तो एसिडिटी, वही वाला मसला पहले जो हमने डिस्कस किया था, इनकी दोबारा से तफसीली रहनुमाई कर दें बिनिश, इनका थ्रोट का मसला जो है वो हल हो जाए। अच्छा, जो एसिडिटी है वो एक अलग चीज़ होती है, जो गले का इशू है वो एक अलग चीज़ है। अब इनको पहले तो ये देखना है कि अपने पहले टेस्ट करवाएं, डायग्नोज करवाएं कि इनको गले का क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो है इनका थायराइड का कोई इशू है जिसकी वजह, थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनका कोई इशू है, या इनके गले में जो भी प्रॉब्लम है। नॉर्मली अगर आप खाना खाते हैं तो उसकी वजह से गले का इशू नहीं होता, या तुर्श फल अगर आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो उसकी वजह से होता है कि गले में दर्द हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। अदरवाइज जो है किसी फल या सब्जी से ये मसला नहीं है, स्पेसिफिकली किसी फल या सब्जी
से नहीं सही। होता। हाँ, अगर तुर्श फल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तब हो सकता है कि बाज़ लोगों में थ्रॉट का ये इशू हो जाए, और अगर उन्हें कॉन्टीन्यूसली ये इशू है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो डॉक्टर के पास आएँ, उसका डायग्नोसिस करवाएं, टेस्ट करवाएं कि ऐसी क्या वजह है, कौन सी डेफिशिएंसी है, मे बी जिसकी वजह उनको से ये हो थ्रोट रहा का है। कोई और इशू चल रहा हो, लेकिन वो कुछ भी खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको लगता है कि क्योंकि वो एसिडिटी गले होना के थ्रू स्टार्ट हो आपने गई है। इंगल्फ कर देना, बिल्कुल तो वो ऐसा है। ऑब्वियसली वो इरिटेट हो रहा होगा। तो उसके लिए उन्हें चाहिए ये है कि सबसे पहले उसका डायग्नोज करवाएं कि क्या इशू बिल्कुल है। जी, सबसे पहले आप जो है वो डायग्नोज करवाएं आपका थ्रोट का, अगर कोई और इशू है तो वो आपके सामने आ सके। नसीबुल्ला साहब हैं, कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की हालत में कौन से फल या सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की सतह नॉर्मल हो जाए। अच्छा, सब्जियों में अगर आप करेले का इस्तेमाल करें, करेला बहुत जो कड़वे है, होते हैं विनिश। कोई बात नहीं है, वो आपके पकाने के सही। तरीके पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से करके बिल्कुल उसे ऐसा पका है, रहे बिल्कुल हैं। ऐसा है। तो अगर वो तरीकों से पकाया जाता है, आप उसे फ्राई करके भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली, तब उसको भी नमक लगा के उसकी कड़वाहट निकाली भी जा सकती है। बिल्कुल, और नमक लगा के उसको अगर आप धोएं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें नमक जो है वो वैसे ही हमने कम बिल्कुल करना ऐसा है, होता है। बिल्कुल। अगर नमक लगा के रखा, उसको नमक लगा दें थोड़ी देर के लिए, उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर उसके बाद उसको धो के बिल्कुल ऐसा और फ्राई फिर कर उसको लें आप हल्का सा उसको, फ्राई कर बिल्कुल। लें, तब भी हो सकता है। या दाल के अंदर भी उसको डाल के बनाया जा सकता बिल्कुल है। ऐसा है, जो चनों दाल की है, दाल है, कीमा है, चिकन है, किसी में भी हाँ आप जी, उसको चनों की बना दाल के सकते अंदर हैं। आप उसको बॉईल करके भी आप उसे इस्तेमाल कर सही। सकते हैं। जैसे चने की दाल बनाई है आपने, उसके अंदर करेले एज इट इज़ डाल दिए हैं और वो बॉयल ही होके पकी है प्रेशर कुकर में, तभी सही। उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और उसके जो हमें फ़ायदे हैं वो भी मिल जाते बिल्कुल हैं। ऐसा है। अच्छा, उसके साथ जो भिंडी है, भिंडी का इस्तेमाल करें, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती सही। है और आपका इंसुलिन लेवल जो है वो भी नॉर्मल करती है। और उसके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी फल बताए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका इंसुलिन लेवल है वो भी नॉर्मल कर रहे होते बिल्कुल ऐसा है हैं। जी। जैसे वाटरमेलन है, वो भी जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद बिल्कुल है, क्योंकि जी। उसमें नमक की क्वांटिटी बिल्कुल कम, जिसे हम सोडियम कहते हैं, जो फ्रूट्स के अंदर नेचुरली भी पाया जाता है, वो माइन्यूट अमाउंट में होता है। बिल्कुल जी, बिनिश ने बहुत तफसील से बताया है। जो लो ब्लड प्रेशर के लोग हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, उनको कौन सा फल और सब्जी इस्तेमाल करना है और कौन सा अवॉइड करना है, उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। सुफियान इलाही साहब हमारे साथ कह रहे हैं, कौन सा फ्रूट ऐसा है जो बॉडी को फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, जैसे जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं वो हमें फ़ौरन से, जैसे ही आप खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं और फ़ौरन से आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सही। जिसमें जो है खजूर है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। केला है, उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ौरन से एनर्जी भी देगा। आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई भी होती है वो भी ठीक करेगा। जैसे जो एथलीट्स हैं उनको एनर्जी की फ़ौरन ज़रूरत होती है, ऐसा है। तो वो उस दौरान केले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें पोटाशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिंक अच्छी क्वांटिटी में होता है। एक तो आपकी बॉडी में जो तोड़ फोड़ हुई भी होती है उसको हील अप करता है और जो है आपको एनर्जी भी फ़ौरन से प्रोवाइड करता है। बिल्कुल जी, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो एनर्जी भी आपको मिलेगी। और उसके अलावा आलू बुखारा जो है उसका इस्तेमाल करें, आजकल वो भी बहुत ज़्यादा है। सही। आपको जो चीज़ें बिल्कुल इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ये वो वाले फ्रूट्स हैं। उनमें आलू बुखारा है, केला है और एक तीसरी चीज़ आपने बताई थी, केला है, सेब है, वो भी सही फ़ौरन से प्रोवाइड करता है। सही। खजूर जो है उसका मैंने बिल्कुल बताया जी, था। सुफियान इलाही साहब ज़रूर इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फलों को आप इस्तेमाल करें ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो सके। हैमी हामिद साहब हमारे साथ कह रहे हैं कि ड्राई स्किन का इशू बहुत ज़्यादा है, इनको कोई ऐसा फल या सब्जी बता दें जिसकी वजह से इनका ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। मैं आपको स्टार्ट से बताती आई हूँ कि जिनका भी ड्राई स्किन का इशू बिल्कुल, है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फलों में जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, इसमें पानी की क्वांटिटी नेचुरली तौर पे बहुत ज़्यादा होती है, इनका इस्तेमाल करें। आपकी स्किन ग्लोइंग भी हो जाएगी, जो स्किन बिल्कुल रफ हुई हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। डिहाइड्रेट है तो डिहाइड्रेशन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब कह रहे हैं कि आई हैव स्टार्टेड वर्कआउट इन जिम, व्हाट शुड बी माय डाइट प्लान। डाइट प्लान हम ऐसे ही नहीं बता सकते। डाइट प्लान के लिए आपकी एज, हाइट, वेट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर इन्हें स्पेसिफिकली डाइट प्लान चाहिए तो ये हमारे क्लिनिक का विजिट। बिल्कुल ऐसा है जी। हामिद साहब, आप जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के न्यूट्रिशन क्लिनिक का ज़रूर विजिट कीजिएगा, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल की वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी के सभी न्यूट्रिशन क्लिनिक जो हैं वो बंद है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी न्यूट्रिशन क्लिनिक जो हैं वो दोबारा से ओपन कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो काइंडली हमें अपनी हाइट और वेट ज़रूर बता दें, ताकि जितनी भी वेट, एज, फिजिकल एक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें जो बिनिश कह रही हैं वो आप हमें बता दें ताकि आपका मुकम्मल जो है वो रहनुमाई की जा सके। हरीम बुखारी हैं, कह रही हैं कि व्हाट शुड वी डू फॉर वेट गेन।
वेट गेन के लिए बिल्कुल। वेट गेन के लिए केला जो है वो अगर आप उसका मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करेंगे तो वो वेट गेन करवाने में मदद करेगा। इसके अलावा खजूर है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है और अगर आप वो उसका भी शेक बना के इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वेट गेन करवाता है। और उसके अलावा अगर आपकी जितनी भी नॉर्मल डेली कैलोरीज़ हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी और हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी 1500 किलो कैलोरीज बनती हैं एक दिन की, तो उसमें 500 कैलोरीज का आप इजाफा करते हैं। अब वो 500 कैलोरीज आप डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या खुराक जो डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, रोटी है, अनाज है, चावल है, आप उनमें से कोई भी आप वो ले सकते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका वेट गेन ऑब्वियसली वो बिल्कुल जी। बिनिश, यहाँ पर एक सवाल है बहुत ही अहम है। आम का सीज़न है और आम जो है वो क्योंकि फलों का बादशाह है तो लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आम खाने के बाद जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि आम खाने के बाद उनको क्या करना चाहिए कि ये मसला ना हो? अच्छा, आम खाने के फ़ौरन बाद शुरू से ही ये होता है कि उसके साथ कच्ची लस्सी पी जाती है। सही। कच्ची लस्सी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ये है कि आपको हाइड्रेट रखती है। उसमें पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, दूध बिल्कुल थोड़ा सा उसमें डाला जाता है और उसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड किया जाता है। उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिन्हें एक्नी का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे एक्नी आप किसकी वजह, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनकी वजह से एक्नी हो सकती है। आपके स्किन के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपकी स्किन ही इस नेचर की है जिसकी वजह से हो रहा है, या बाज़-औक़ात होता है कि आपका स्टमक अपसेट है या स्टमक की डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर जो है ये एक्नी का इशू हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका अगर स्टमक अपसेट है तो अपने स्टमक को पहले तो उसका इलाज करना चाहिए। फिर अगर क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आम का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वो मीठा होता है, तो अगर मीठा भी बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी एक्नी होती है। अगर उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और जो आपको उसको ठीक करने के लिए पानी जो है, हाइड्रेट करने के लिए स्किन को पानी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे लस्सी जो है, जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, जो दूध डाल के हम बनाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा दूध होता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नमक उसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना चाहिए, उसका इंटेक कर देना चाहिए, तो एक्ने की प्रॉब्लम से जो है वो बचा जा सकता है। बिनिश, आप मुझे ये बताएं कि जो हम उन तमाम सब्जियों की अभी हम बात करने लगे हैं, जैसे बैंगन है, टिंडे हैं, करेले हैं, घिया कद्दू हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोग खाना पसंद नहीं करते, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ये तमाम इन चीज़ों के ऐसे फ़ायदे बताएं कि लोग इनका इंटेक करना जो है वो स्टार्ट कर दें। अच्छा, करेला, सबसे पहले हम करेले और भिंडी की बात करते हैं। करेले और भिंडी जो है ये हम लोग जो लोग डायबिटिक होते हैं, एक तो इंसुलिन लेवल को ये नॉर्मल करते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है जो आपके स्टमक के इशूज़ हैं उनको भी ट्रीट करता है और अगर आपको मोटापा है तो उसे भी कम करने में मदद देता है। अब जो करेला है उसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर या आपके बॉडी के अंदर जितने फासद मादे हैं उनको निकालने में भी मदद देता है, जिसकी वजह से कुछ एक्नी के इश्यूज हो रहे होते हैं उनको भी ये सॉल्व करता है। अगर हम घिया कद्दू या जो काली तोरी है, टिंडे हैं, इस तरह के तमाम टिंडे, घिया कद्दू और काली तोरी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो भी जो इनसॉल्युबल फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं और ये इतना ज़्यादा वैसे स्टमक को इरिटेट नहीं करते क्योंकि ये इजीली हो जाते हैं, डाइजेस्ट आपके बॉडी में हो जाते हैं, इतना इशू नहीं क्रिएट करते हैं। तो इन तमाम को आप सजेस्ट करेंगे कि आपने सजेस्ट करना है कि लोग खाना शुरू कर दें, इनको इनके फ़ायदे ऐसे बताने आप। अब जो लोग इनके फ़वायद हैं, कुदरती तौर पे ही इनके फ़वायद हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, जिनको होता है कि नहीं मैंने टिंडे नहीं खाने, घिया पसंद नहीं है, कद्दू पसंद नहीं है, तो वो अगर उनके साथ साथ वो डायबिटिक भी हैं तो ये वो वाली सब्जियां हैं जिनके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये वेजिटेबल्स होती हैं और आपका जो इंसुलिन लेवल है उसको ये नॉर्मल करती हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से वो दिखने में इतनी फ्रेश होती हैं, इसी तरह से अगर हम वो खाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है, वो ग्लोइंग हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ये कंसर्न होता है कि हम दिखने में बहुत खूबसूरत लगे, हमारी स्किन बहुत अच्छी लगे, तो उसके लिए अगर आप ये ग्लोइंग फ्रूट्स अगर या सब्जियां इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आप खुद भी उसकी तरह बिल्कुल ऐसा है जी। अच्छा, बैंगन ये तो इंसान
कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, हम तब करेले का जूस भी निकाल के पी लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है विनिश? बिल्कुल ऐसा ही है। और बैंगन जो है, बैंगन के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे आप उसे कट करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो थोड़ी सी देर के बाद थोड़ा ब्लैक सा होने लग जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, वो शो करता है उसके अंदर आयरन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होती है। इसी तरह से जो ये घिया कद्दू है, अगर आप कद्दू को भी काट के थोड़ी छीलें सिर्फ उसको, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक होने लग जाता है, तो उसके अंदर भी आयरन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब जो लोग एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं जिनमें आयरन की कमी हुई भी होती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो है आयरन की कमी को भी ये पूरा करता है और एनीमिया नहीं होने देता। आपके अंदर जो HB लेवल है वो अच्छा कर देता है, बेहतर बना देता है। और इसी तरह से अगर फ्रूट्स हैं कुछ, जैसे खुबानी है, आलू बुखारा है, खजूर है, या जो वाटरमेलन है, उसमें लाइकोपीन भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, आयरन भी अच्छा होता है। और ये आपको एनीमिया जिन लोगों को होता है, आयरन की कमी हुई भी होती है, खून की कमी जिसे हम कहते हैं, घिया कद्दू बहुत फायदेमंद है जी। सब्जियों के इस्तेमाल के कितने फ़ायदे हैं तमाम के तमाम विनिश ने बहुत तफसील से आप लोगों को बताएं। सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं ताकि आपकी स्किन भी अच्छी नज़र आए और आपका जिस्मानी निज़ाम भी अच्छे से वर्क कर सके। वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें फेसबुक पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया फेसबुक शो को शेयर करने का, लाइक करने का। और वो तमाम लोग जो हमें अब देख रहे हैं, उनका टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो हमें अपना सवाल ज़रूर कमेंट करें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। विनिश, हमारे पास क्वेश्चन है जी, करेला जो है वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको बचाने में अहम किरदार अदा करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, करेला जो है उसकी कड़वाहट की वजह से एक तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फासद मादे होते हैं उनको निकालने में मदद देता है। उसके साथ साथ जो इंसुलिन जो बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल करने में मदद देता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर का जिन्हें इशू होता है, उस ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल करता है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। सही जी। और विनिश, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मौसमी फल अभी जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से सबसे अच्छा फल ऐसा कौन सा है जो एनर्जी बूस्टिंग में सबसे ज़्यादा काम आ सकता है? जितने भी फल हैं वो सारे अगर आप खाएंगे तो वो एनर्जी बूस्ट तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिसके जैसे हमें गर्मियों में एनर्जी सिर्फ लेने के साथ साथ हमें अपनी स्किन का भी ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि स्किन ज़्यादा ख़राब हो रही होती है इस दौरान में, तो वो वाले फलों का इस्तेमाल करें जो आपको ज़्यादा पानी भी साथ दे रहे होते हैं। जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आम है, इनका तो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो आम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो आड़ू और सेब और खुबानी इसका इस्तेमाल करें। या ये तो हो गया डायबिटिक पेशेंट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, जो ज़्यादा मीठे फल नहीं होंगे उनका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। और इसी तरह से जो मेजर जो हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का जिन्हें इशू होता है तो उसमें केले का इस्तेमाल करें, और जैसे जो है जामुन है या फालसा है, इसका इस्तेमाल। खुबानी भी आपने बताया था कि उसका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए विनिश। अच्छा, और इसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको ज़रूर इंक्लूड करें। सही। फल और सब्जियां तो हैं, ये हमारी जो रोज़मर्रा खुराक है उसका आधा हिस्सा है। जो आधा है उस पर भी हमने बात नहीं की, जो आधा है हम उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे प्रोटीन है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डेली जो आइटम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है, बहुत सारे उसके फंक्शन जो सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ साथ अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आपको स्टमक के इश्यूज भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी वो भी ठीक होगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल या आपका बीपी लेवल जो है वो हाई है या लो है तो वो भी नॉर्मल होगा। और इसके साथ साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और अगर आप तब ब्रिस्कली वॉक करते हैं, कम से कम भी एक दिन में 30 से 40 मिनट आपको वॉक के ज़रूर निकालने चाहिए, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करे। सही बिनिश, अभी भी बहुत से फल, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिन पर बात करना भी बाकी है, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत मुख्तसर सा है और ख़त्म हुआ जाता है, तो हम इतना ही जितना हम डिस्कस कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी रहनुमाई कर सकते थे, वो मुकम्मल और तफसीली रहनुमाई आपकी हमने की है। बिनिश, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरी कोशिश की कि मौजू के मुतालिक आपके जितने भी क्वेश्चंस हमें मौसूल हो रहे हैं उन तमाम के तफसीली जवाबात दिए जा सकें, लेकिन वो लोग जो अभी भी बराह रास्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन लोगों के सवालों के जवाबात नहीं दिए जा सके, वो बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ ही देर में हमारी टीम आप सबके तमाम सवालों के तफसीली जवाबात दे देगी। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी होस्ट नादिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।